Vidyadeep Eduverse, the universe of knowledge, where learning knows no bounds. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यादीप एडवर्स पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला था, जो हमने शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, वो किस प्रकार से है। तो हमने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी, जो हमने डिवाइड किया था कि कुछ एक परतों में डिवाइड है। फिर वो जो परतें हैं, वो किस फॉर्म में है, कि लिक्विड फॉर्म में है, प्लाज्मा फॉर्म में है या सॉलिड अवस्था में है, वो सब कुछ हमने देखा था। फिर जो ये सारी चीज़ें निष्कर्ष निकल के आई थी कि पृथ्वी की संरचना ऐसी है, वो किसके अध्ययन पर आई थी? वो कुछ एक अध्ययन हमने देखे थे। जैसे हमने जो स्टार्टिंग का देखा था, डेंसिटी पर आधारित जो अध्ययन था, घनत्व पर आधारित अध्ययन। फिर उसके बाद में हमने तापमान पर आधारित अध्ययन देखा, दाब पर आधारित अध्ययन देखा। उसके बाद में हमने भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन देखा था। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अर्थ मूवमेंट, यानी कि भू संचलन। बट ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले पिछली क्लास जो हुई थी, उसमें मैंने जानबूझकर क्लास में जो अपना लेक्चर था, उसमें क्वेश्चंस नहीं डाले थे, ताकि एक बार सब अच्छे से पढ़ पाओ, रिवाइज कर पाओ, ताकि एक बार दिमाग में आने के बाद में जो अब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको अच्छे से सोल्व करने की स्थिति में हो जाओ। तो आज जो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि कुछ एक क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। देखने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एक बार पॉज का बटन दबाना, कि पॉज कर लेना वीडियो को, और पॉज करने के बाद में क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करना। बाकी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी है, और जो नेट जीआरएफ में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। तो एक बार इनको ट्राई करना। बाकी जो ना हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं और आपने ये पढ़ाया नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सारी चीज़ पढ़ा दी जाए, और जो क्वेश्चंस आए हैं आप एक बार उनको ट्राई करना, देखना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लगा। चलो एक बार सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी 2023 जो आपकी बारी हुआ था, उसी में जो एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, पॉज करना वीडियो को, और उसके बाद में एक बार रीडिंग मारना, और उसके बाद में आंसर टिक कर लेना। और ये जो आंसर है, इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि पता चल जाए कि कौन ईमानदारी से वीडियो लेक्चर्स देख रहा है और किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अधिक केंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती है? अधिक विध्वंसात्मक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा विध्वंस कौन सी तरंग करती है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में सही है? एक उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेट जीआरएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राई करने की कोशिश करना। बाकी सब कुछ पढ़ा दिया गया है, एक बार ट्राई करोगे, अगर एक बार सीरियसली होकर अगर तुम इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो एक बार में ही उनको सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग के बारे में आ रखा है, डिसकंटिन्यूटी, जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में आ रखा है। फिर मोहो के बारे में आ रखा है। उसके बाद में जो कोनोराड है उसके बारे में आ रखा है। फिर उसके बाद में फिर गुटेनबर्ग के बारे में आ गया। फिर गुटेनबर्ग के बारे में क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में भूकंपीय तरंगे जो है वो विनाशकारी कौन सी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अब ये भी देखना कि जो नेट जीआरएफ वगैरह में अभी जो मोस्टली क्वेश्चन है वो नेट जीआरएफ से है, क्योंकि एसएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कम बने हैं। जो भी बनते हैं वो इन्हीं से संबंधित बनते हैं, डिसकंटिन्यूटी से, कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ किसके बीच में कौन सी पाई जाती है। एक तो ये हो गया अपना टॉपिक। दूसरा क्या आता है कि सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, निफी क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट किससे मिलकर बनी हुई, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। वो सब चीज़ हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थ मूवमेंट। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट का मतलब होता है भू संचलन। और भू संचलन क्या है? जो जो एक बार ये हम वर्ड्स देखेंगे, इसी से ही समझ में आ रहा है कि भू संचलन क्या है। भू का मतलब तो समझ ही गए, अर्थ है, और संचलन मतलब कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रही है। यानी कि पृथ्वी अपने स्थायी रूप में नहीं है, अस्थायी है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब जो ये आंतरिक परतों में मूवमेंट हो रहा है, इसके द्वारा किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये प्रभाव क्या डाल रही है, इस चीज़ का अध्ययन इस लेक्चर के माध्यम से करते हुए चलेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे भू संचलन, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भू संचलन होता किस वजह से, यानी कि
क्या कारण है कि जिसकी वजह से अर्थ मूवमेंट कर रही है? कोई तो इसके पीछे फैक्टर होगा ना, कुछ कारक होंगे जो इसको मूवमेंट करवाने के लिए उत्तरदायी हैं। एक हम वो देखेंगे। जैसे अगर उस फैक्टर की बात की जाए तो वो फैक्टर है बल, यानी कि फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ से लग रहा है ये भी देखेंगे। यानी कि एक बल लग रहा है, उस बल के द्वारा पृथ्वी पर मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट का मतलब आप समझने की कोशिश करना कि जैसे जो स्थल स्वरूपों की जो हमें उत्पत्ति दिख रही है वो किसी ना किसी मूवमेंट के कारण हुई होगी। जो प्लेटें संचलन कर रही है, बोलते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर प्लेटें संचलन करती है। अब जो ये प्लेटें संचलन कर रही है उसका कुछ तो रीज़न होगा ना, उसका रीज़न है फोर्स, यानी कि कोई बल है जो उनको मूवमेंट करवाने के लिए बाध्य कर रहा है। तो ये इसका जवाब आ गया है कि भू संचलन किसके द्वारा हो रहा है? बल के द्वारा हो रहा है, पहला आंसर। दूसरा, जो ये बल है, बल का उत्पत्ति का स्रोत क्या है, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो ये देखेंगे। इसके बाद में बल की जो तीव्रता है, जो भी बल के जो उत्पत्ति का स्रोत देखेंगे, जो बल निकल के आ रहे हैं उसके जो बल की जो तीव्रता है वो क्या है, कम है या ज़्यादा है। उसके बाद में बल की दिशा क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी या हॉरिजॉन्टल रहेगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो बल का प्रभाव है, यानी कि बल के द्वारा क्या निर्माण कार्य हो रहा है या विनाशकारी, यानी कि ये सब चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे कि बल का प्रभाव क्या है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार हम, कि इन सब के बारे में देखते हुए चलेंगे कि आखिर होता क्या है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं जो चीज़ें अब हमने डिस्कस की है कि इसका उत्पत्ति का स्रोत क्या है, बल की तीव्रता क्या है, बल की दिशा क्या है, बल का प्रभाव क्या है। एक बार इनको आप एक बार देख लेते हैं। जैसे उत्पत्ति का स्रोत क्या है, जैसे जो बल लग रहा है इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? इसकी उत्पत्ति का स्रोत है आंतरिक परतें और बाह्य परतें। यानी कि आंतरिक परतें क्या कर रही है? आंतरिक परतों से बल की उत्पत्ति हो रही है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें है, पृथ्वी के अंदर हमने देखी थी काफ़ी परतें हैं, उसकी परतों के अंदर से एक बल की उत्पत्ति हो रही है। उसे हम बोल रहे हैं अंतर्जात बल। क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं हम अंतर्जात बल। लेकिन कुछ बल पृथ्वी की बाह्य परतों से भी, बाह्य परतें बोले थे, यानी कि जो पृथ्वी की जो बाहरी सतह है उस पर भी बल आरोपित हो रहा है, जिसके द्वारा भी स्थल स्वरूपों का निर्माण भी हो रहा है, उनका कटाव भी हो रहा है। ये चीज़ें भी देखेंगे। तो ये यानी कि जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्पत्ति का जो स्रोत है, बल की जो उत्पत्ति का स्रोत है वो क्या है? आंतरिक परतें और बाह्य परतें। आंतरिक परतों के द्वारा जो बल लग रहा है उसको अंतर्जात बल बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? अंतर्जात बल। और जो बाह्य परतों से जो बल उत्पन्न हो रहा है उसको हम बहिर्जात बल बोलते हैं, यानी कि बहिर्जनित बल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बहिर्जनित बल। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जो बल की तीव्रता है, कि बल की तीव्रता क्या है। इसमें अब हम मेनली जो पढ़ते हुए चलेंगे वो चलेंगे अंतर्जात बल के बारे में, कि अंतर्जात बल की जो तीव्रता है वो कम है या ज़्यादा है, बल की जो दिशा है वो क्या है। तो ये चीज़ें अब हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूँ मैं, ये रही। जो ये बल की उत्पत्ति है के स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, अभी हमने देखा था कि आंतरिक परतों से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं, फिर बाह्य परतों से उत्पन्न बल को बहिर्जात बल कहते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो है आंतरिक परतों से जो उत्पन्न बल हो रहा है, अंतर्जात बल। बाह्य परतों से जो उत्पन्न बल हो रहा है उसको हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम डेनुडेशन पढ़ेंगे, डेनुडेशन के तहत हम वेदरिंग भी पढ़ेंगे, इरोजन पढ़ेंगे, मास वेस्टिंग पढ़ेंगे, ये सब कुछ उसके दौरान रहने वाला है। यानी कि अभी फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो है हमारी आंतरिक परतों से जो उत्पन्न बल है, यानी कि जो अंतर्जात बल है उसके बारे में पढ़ते हुए चलना है। तो अंतर्जात बल, अब ये देखते हैं कि जो अंतर्जात बल है अगर उसकी तीव्रता कम है तो क्या परिणाम आ रहे हैं, और अगर वो अधिक है तो उसका क्या परिणाम आ रहा है। जैसे कम बल के कारण, अगर बल कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है तो पटल विरूपण हो रहा है, और अगर बल अधिक लग रहा है तो आकस्मिक संचलन हो रहा है। क्या हो रहा है? आकस्मिक संचलन हो रहा है। जैसे इसको एक बार हम एग्जाम्पल से समझे कि जो ये अंतर्जात बल है ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो जैसे ये मेरे पास में एक नोटबुक है, अब ये इसके जो ये पेजेज हैं ये याद रखना, ये परतें हैं, इनको परतें समझ लो कि ये परतें हैं। अब इसके नीचे मैंने अपनी एक उंगली से फोर्स लगाया और फोर्स में धीरे धीरे लगा रहा हूँ, यानी कि कम फोर्स है, तीव्रता क्या है? फोर्स की कम है। तो क्या हो रहा है? इसमें परिवर्तन दिख रहा है, इसका जो स्थल स्वरूप जो पहले था उसमें मॉडिफिकेशन दिखा है। ये क्या चल रहा है? ये पटल विरूपण हो रहा है, पटल विरूपण, यानी कि कम फोर्स लग रहा है तो क्या हमें स्थल स्वरूपों में परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन अगर इन्हीं परतों में अचानक से एकदम से क्या आ जाए? बल लग जाए, तीव्रता से बल लग जाए, तो क्या होगा? ये एकदम से कप आ जाएगी। क्या हो जाएगी? कप आ जाएगी, या एकदम से ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगी। यानी कि इससे समझ में आ गया ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे आकस्मिक जो संचलन है उससे क्या होगा कि जो पृथ्वी है उसमें एकदम से अचानक से बल लग रहा है तो क्या होगा?
तो प्लेटें हैं वो एकदम से तेजी से मूवमेंट की है। अगर वो तेजी से मूवमेंट करेगी तो उसका जो पृथ्वी की जो सतह है वहाँ पर भी जो परिणाम आएगा वो एकदम आकस्मिक दिखाई देगा। तो तीव्रता से बल जो उत्पन्न हो रहा है उसके कारण क्या आ रहे हैं, भूकंप की उत्पत्ति होगी। और क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमने देखा था नीचे कि आंतरिक परतों में तापमान अधिक होता है, वहाँ पर प्रेशर भी धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। कुछ क्रैक्स उत्पन्न हो चुके हैं किसी चट्टान में, अब क्या होगा वहाँ पर मैग्मा वगैरह बना हुआ है। मैग्मा एकदम से ऊपर आएगा तो यानी कि ज्वालामुखी का रूप ले रहा है, वो आकस्मिक घटना हो रही है, एकदम से आ रहा है। ये चीज़ें एकदम से क्या करेगी, पृथ्वी को एकदम कंपन की स्थिति में लाएगी। यानी कि जो एकदम से अधिक तीव्र गति से एकदम से जो बल उत्पन्न हो रहा है उससे क्या हो रहा है, आकस्मिक संचलन हो रहा है। और जो कम तीव्रता से जो बल उत्पन्न हो रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे पटल विरूपण हो रहा है, यानी कि स्थल स्वरूपों की निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने देख ली है। अब हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपनी। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देख लेते हैं कि प्लेट विरूपण। जो हमने देखा कि प्लेट विरूपण से क्या हो रहा था, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही थी, यानी कि उत्पत्ति बोले तो मॉडिफिकेशन हो रहा था। मॉडिफिकेशन यहाँ पर सही वर्ड रहेगा, क्योंकि केवल उत्पत्ति होना सही बात नहीं है, मॉडिफिकेशन की उत्पत्ति के अलावा अगर विनाश भी हो रहा है तो मॉडिफिकेशन में आ रहा है कि जो स्थल स्वरूप जैसा था वैसा ना रह के वो चेंज हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगी हमारी पटल विरूपण के संदर्भ में। पटल विरूपण का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो हमारा पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि विवर्तनिकी संचलन, दूसरा आइसोस्टैटिक मूवमेंट समस्थैतिक संचलन, तीसरा जो हमारा है वो है यूस्टैटिक मूवमेंट यानी कि सुस्थैतिक संचलन। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले अब हम एक बार टेक्टोनिक मूवमेंट को देखते हुए चलते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल देखा था कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट की जो निचली परत है और जो ऊपरी मेंटल के ऊपरी सतह के जो मध्य में जो हमने देखा था दुर्बल मंडल, वो एक प्लाज्मा की अवस्था में था, यानी कि प्लास्टिक पिघला हुआ प्लास्टिक के फॉर्म में था। अब उसके ऊपर प्लेटें संचलन कर रही है, यानी कि मूवमेंट कर रही है, स्लाइड कर रही है। अब उसके कारण पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक है। जैसे अगर एक रेफरेंस लिया जाए कि जैसे ये मेरे पास में क्या होगा, इसको मान के चलो कि ये है हमारे पास में दुर्बल मंडल, एस्टेनोस्फेयर की लेयर, इसके ऊपर चल रही है हमारी एक प्लेट। ठीक है, ये प्लेट मूवमेंट कर रही है। ऐसी एक प्लेट नहीं है, ऐसी काफ़ी प्लेट है, कुछ छोटी प्लेट है, कुछ वृहद प्लेट है। तो ये क्या कर रही है, मूवमेंट। अब इन मूवमेंट्स के कारण मान के चलो यहाँ पर सतह है, पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, प्लेट टेक्टोनिक। इसको हम डिटेलिंग से भी पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी अभी फिलहाल क्या है कि मुझे एक बार रेफरेंस देना था कि प्लेट टेक्टोनिक होती क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक आप समझ गए कि जो दुर्बल मंडल के ऊपर जो प्लेटें संचलन कर रही है, उन संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या है, प्लेट टेक्टोनिक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है समस्थैतिक संचलन। इसका अर्थ होता है संतुलन की दशा प्राप्त करना, संतुलन की दशा प्राप्त करना। जैसे ये हमने देख लिया था टेक्टोनिक मोमेंट, इसके बारे में मैं बता दूं। जैसे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब ये देख लेते हैं संतुलन की दशा प्राप्त करना है, ये क्या चीज़ है। जैसे पृथ्वी की जो बाह्य परतें हैं वो भी कुछ प्रभाव डालती होंगी सतह पर, तो बाह्य प्रभाव से तो असंतुलन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में अंतर्जात बल के द्वारा जो उसको संतुलन करने की जो कोशिश की जाती है वही क्या कहलाता है, आइसोस्टैटिक मूवमेंट। कैसे, एक डेली एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। हम सबके चेहरे पर कील मुहासे वगैरह निकलते हैं। अब जो ये कील मुहासे निकल रहे हैं ये हमारी जो स्किन है इस पर निकलते हैं। अब जो इस पर कार्य कर रहा है, कील मुहासे बाहर निकल के आया, यानी कि किसी अंतर्जात बल ने कार्य किया, यानी कि बाहर अंदर से क्या एक प्रेशर क्रिएट हुआ, फोर्स लगा, उससे क्या हुआ, जैसे कील मुहासे निकल गए, जैसे इधर हमारे हिमालय निकल गए, इधर हमारे अरावली निकल गए, कहीं पर हमारे सतपुड़ा की रेंज निकल रही है। तो ये जो रेंज है ये मुंह पर तो अच्छी नहीं लगती ना, प्राकृतिक जो अवस्था है वहाँ पर हमें अच्छी लग रही है, तो प्राकृतिक जो देन है वहाँ सब ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एक बाह्य फोर्स का यूज़ करते हैं। बाह्य फोर्स में क्या है, हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं और हम इसको वापस से उसी दशा में लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसकी सुंदरता जो है वो बनी रहे। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो आइसोस्टैटिक मूवमेंट है वो कार्य करता है। आइसोस्टैटिक मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि जैसे जो परतें हैं वो फोर्स लगा रही है, बाह्य परतें भी फोर्स लगा रही है और यहाँ से जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उधर से भी फोर्स लग रहे हैं, यानी कि अंतर्जात बल भी लग रहा है। अब अंतर्जात बल अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, बाह्य परतें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसको मेंटेन रखना है। तो मास और वेट जो पहले है उसी को ही वापस क्या करना है, संतुलन। इसके लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान है, उसके सर पर अगर कोई भारी सामान रख दिया जाए तो वो क्या करेगा, एकदम से झुक जाएगा ना, मतलब कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी अगर वेट को अगर हटा दिया जाए
वो वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि वो वापस से एक आराम वाली स्थिति में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि वो वापस से अपनी जो संतुलन है, यानी कि उसको संतुलन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यही सभी जो क्रियाएं हैं वो सभी क्या चल रही है, पृथ्वी के जो पटल विरूपण है उसके तहत सारी चीज़ें चलती रहती है। अब इसके दौरान टेक्टोनिक मूवमेंट भी चलता है, आइसोस्टैटिक मूवमेंट भी चलता है कि संतुलन प्राप्त करने की दशा में। बट जो ये आइसोस्टैटिक मूवमेंट है ये कहाँ चल रहा है, ये महाद्वीपों पर चलता है। लेकिन अगर इसी प्रकार की क्रियाएं महासागर में हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सुस्थैतिक संचलन, यूस्टैटिक मूवमेंट। सुस्थैतिक संचलन एक आइसोस्टैटिक मूवमेंट की तरह ही है, बट ये किस में उत्पन्न हो रहा है, ये जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है महासागर में। तो ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आ गई। सुस्थैतिक कहाँ हो रहा है, ये भी एक समस्थैतिक की ही दशा है जिसमें महासागर में संतुलन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, संतुलन की दशा में आने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या है, ये सुस्थैतिक मूवमेंट हो जाएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि जो ये टेक्टोनिक मूवमेंट है, टेक्टोनिक मूवमेंट का किस दिशा की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अब हम एक बार दिशा देखने का प्रयास करेंगे। जो ये है कि जो विवर्तनिकी संचलन है, इसमें विवर्तनिकी संचलन भी एक बल के कारण ही हो रहा है। कौन सा बल है, अंतर्जात बल। अब जो ये बल है इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा किस तरफ है, ये देखने का प्रयास करते हैं। जो बल की दिशा है उसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि अगर जो ये फोर्स है, तो अंतर्जात बल जो लग रहा था तो टेक्टोनिक मूवमेंट के दौरान, अगर ये वर्टिकली लगता है तो इसके द्वारा क्या प्रभाव आ रहा है ये देखेंगे। अगर ये हॉरिजेंटल लग रहा है, यानी कि क्षैतिज दिशा में लग रहा है, तो इसके द्वारा क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, ये चीज़ देखते हुए चलेंगे। तो जैसे बल अगर वर्टिकली लग रहा है तो उससे क्या हो रहा है, महादेशजनक संचलन हो रहा है, यानी कि एपियोरजेनिक मूवमेंट हो रहा है। महादेशजनक संचलन ये यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा छोटा रहेगा बट मैनेज कर लेना कि महादेशजनक संचलन हो रहा है। महाद्वीपों महासागरों की जो उत्पत्ति हो रही है वो इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल है उसके द्वारा क्या हो रहा है, इससे पर्वत निर्माणकारी जो संचलन है वो हो रहा है। ओरोजेनिक मूवमेंट, पर्वत निर्माणकारी संचलन क्षैतिज दिशा में जब बल उत्पन्न हो रहा है उसके कारण होता है। इसके अलावा अब ये देखते हुए चलेंगे कि जो महादेशजनक संचलन है, एपियोजेनिक जो मूवमेंट है, उसके तहत क्या हो रहा है। उसके तहत अगर कोई जो भूखंड है अगर वो अपलिफ्ट हो रहा है या एमर्ज हो रहा है तो उससे कौन सी आकृति होगा, यानी कि उससे कौन से स्थल स्वरूपों का निर्माण हो रहा है, या उत्थान की बजाय अगर वो धस रही है कोई चीज़, यानी कि उसका अवतलन हो रहा है या उसका निमज्जन हो रहा है। निमज्जन बोले तो सबमर्जेंस, यानी कि किसी चीज़ का उत्थान हो रहा है और किसी चीज़ का धसाव हो रहा है। ये चीज़ें किसके दौरान चलेगी, वर्टिकली चल रही है। अब ये देखो ऊपर उठ रहा है तो भी वर्टिकली है, और अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो भी वर्टिकली है। अब जैसे हमने देखा महादेशजनक संचलन है, उसमें अगर वर्टिकली संचलन हो रहा है। अब जो वर्टिकली संचलन है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। वर्टिकल जो अपवर्ड होगा उसमें क्या क्या होते हैं, जैसे उत्थान हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, या एमरजेंस हो गया। एमरजेंस को हिंदी में बोलते हैं निर्गमन, क्या बोलते हैं, ये याद रख लेना, ये वर्ड जरूरी है, निर्गमन। क्योंकि क्या है, निर्गमन को जो ये सबमर्जेंस है इससे कन्फ्यूज मत करना। सबमर्जेंस यानी कि किसी चीज़ में अंदर चले जाना, सबमर्ज हो जाना किसी। एमरजेंस जैसे एकदम से कोई चीज़ इमरजेंसी आ गई, एकदम से अमर्ज हो गई कोई चीज़, अमर्ज यानी कि एकदम इमरजेंसी क्या होती है, एकदम से उभर के आती है ना, यानी कि उभार आ रहा है। ये चीज़ याद रख लेना। उत्थान और एमरजेंस दोनों एक जैसी ही प्रक्रिया है, हालांकि इनमें डिफरेंस है, बट लगभग अभी फिलहाल अगर इनको कैटेगरी में रखेंगे इन दोनों को एक साथ रखेंगे। जो अवतलन है सबसिडेंस है, और इसके अलावा सबमर्जेंस है, उन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि महादेशजनक संचलन के दौरान जब वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है तो अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, एमरजेंस भी हो रहा है, उधर सबसिडेंस भी हो रहा है और सबमर्जेंस भी हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हुए चलें। बाकी कुछ चीज़ें ये भी याद रखना कि जैसे हमेशा ही हिंदी में मत सोचना कि सब कुछ हिंदी में ही, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिसको अगर इंग्लिश में याद कर लोगे ना तो वो जल्दी याद होगी। जैसे निमज्जन वगैरह अगर तुम याद करते चलोगे तो वही बात है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करोगे। बट सबमर्जेंस तो हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं सबमर्जेंस, तो इससे तुम जल्दी याद कर पाओगे। सबमर्जेंस यानी कि धसाव हो रहा है किसी चीज़ में, तो ये चीज़ें भी देख लेना एक बार। सबमर्जेंस इनके एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारी कोई सतह है, अब अंतर्जात बल ने यहाँ पर कोई कार्य किया, अंतर्जात बल लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी हम देखते हुए आए हैं वो हमने क्या देखा है, अंतर्जात बल के द्वारा जो भी घटनाएं घट रही है वो किसके द्वारा घट रही है, अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, ये याद रख लेना। अंतर्जात बल को मैंने बताया नहीं, और जो बाह्य जनित बल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, तो जो अंतर्जात बल है उसके द्वारा क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब जब इस पर इतना फोर्स हो जाएगा कि इस सतह को ऊपर उठा देगा, तो ये जैसे मान के चलो कि इस टाइप में ऊपर उठ गई, ये जो
सतह है ये क्या हो गया है, ये यहाँ से हटकर ये ऊपर उठ गई, क्योंकि क्या किया, यहाँ से फोर्स ने काम किया, एक फोर्स काम कर रही है, ठीक है, एक बल कार्य कर रहा है, अंतर्जात बल है वो। तो इससे किसकी उत्पत्ति हो रही है, इससे उत्पत्ति हो रही है पठार की। जो हम पठार देखते हैं उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है, उसकी उत्पत्ति हो रही है अपलिफ्टमेंट के द्वारा। अपलिफ्टमेंट कौन सा, अपलिफ्टमेंट कैसे, यानी कि उत्थान के द्वारा, ठीक है। क्या सभी पठारों की उत्पत्ति अपलिफ्टमेंट से हुई है? देखो, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि क्या सभी, तो ऐसा लगभग हमेशा गलत होता है कि कोई भी चीज़ हमेशा ही सही रहे। ऐसा नहीं होता कि जब भी हम ऐसे कुछ एक एक्सट्रीम वर्ड आ जाए कि क्या सभी पठार की उत्पत्ति अपलिफ्टमेंट के द्वारा हुई है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोई पठार ऐसे भी हैं जो ज्वालामुखी से भी बने हुए हैं, या कोई और भी वजह हो सकती है उसके लिए। तो यानी कि एक ही वजह तो नहीं है, यानी कि ज्योग्राफी में एक ही वजह नहीं होती किसी भी क्रिया के परिणाम को डिसाइड करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में एक अंतर्जात बल के कारण क्या हो रहा है, पठारों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह ये अगर ये मैं इसको आगे भी ले जाऊँ, जैसे ये वाला ऐसे, ये हमारा कोई ओशन हो गया। अब जो ये वाला जो उभार है, ये याद रखना, ये वाला जो उभार है, ये पानी में डूबा हुआ नहीं है, ये पानी से बाहर है। यानी कि जो ये तटीय मैदान का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एमरजेंस के द्वारा। किसके द्वारा, एमरजेंस। ये किसके द्वारा हो रहा है, एमरजेंस। और जो ये पठार का निर्माण हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है अपलिफ्टमेंट के द्वारा। उत्थान, और इसके लिए क्या हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, निर्गमन। ये याद रख लेना, उत्थान और निर्गमन की प्रक्रिया कहाँ चल रही है, वर्टिकली चल रही है, ठीक है, वर्टिकली। अभी वर्टिकली में और दूसरा भी देखेंगे। वर्टिकली में ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। डाउनवर्ड में अभी हम देखते हुए चलते हैं। जैसे मैं इसको रब कर दूँ एक बार, समझ में तो आ ही रहा होगा सबको, और बाकी इतना कोई हार्ड है नहीं। आप एक बार थोड़ा सा इस पर फोकस करके पढ़ोगे तो सब कुछ आसान लगता चलेगा। जैसे मेरे पास में एक वापस से वही डायग्राम है, ये रहा, ये हमारा वही क्वेश्चन हो गया। अब क्या है कि अंतर्जात बल के कारण क्या हुआ, कुछ तनाव वगैरह भी लगा होगा। कि आगे जब हम देखेंगे कि तनाव के कारण क्या होते हैं, ताकि मान के चलो कि कुछ तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव के कारण क्या हुआ, ये वाला एरिया धंस गया नीचे, ये एरिया धंस गया, ऐसे धंस गया, उसमें ऊपर उठ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, धंस रहा है कोई चीज़, यानी कि ये वाला जो परत है वो गायब होकर नीचे आ गई है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो संरचना का निर्माण हुआ है, मैं अगर इसका ऊपर का पार्ट अगर रिमूव करूँ, अब जैसे वो ऊपर की परत हटाने के बाद में ऐसी संरचना हमारे पास में आई है। ये जैसे कोई बाउल वगैरह हो, यानी कि कोई कटोरी वगैरह इस टाइप का, ये जैसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ये वाला, कि जैसे बाउल वगैरह टाइप में ये वाली जो संरचना है ऐसे, यानी कि इसको क्या बोलते चलेंगे हम, इसको बोलते हुए चलेंगे गर्त रूपी बेसिन। किसका निर्माण हो रहा है, गर्त रूपी बेसिन का, अगर नाम लिख दो, गर्त रूपी बेसिन, ठीक है, इसका निर्माण हो रहा है। ये किसके द्वारा हुआ है, जब कोई चीज़ नीचे की ओर धसी है, और जो धसना था वो हमने क्या देखा था, सब्सिडेंस। इसी के साथ में जैसे हमने वो वाला पार्ट देखा था कि इधर क्या हो रहा है, कोई चीज़ का उभार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये एकदम से क्या हो रहा है, कटा होके ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका भी हल्का सा धसाव हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबमर्जेंस। क्या बोलेंगे, सबमर्जेंस। मर मतलब वो मर नहीं, सबमर्जेंस, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड में तोड़ा था इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो सबमर्जेंस से किसकी उत्पत्ति हुई, जो ये महाद्वीपीय मगन तट होते हैं उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है, सबमर्जेंस के द्वारा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पे चले हम, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चले, बट उससे पहले एक बार नेक्स्ट टॉपिक से पहले पिछली स्लाइड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहीं पर ही है। जो हमने ये देखा था क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण, इसके कारण क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, यानी कि क्या इसके क्या परिणाम आ रहे हैं। तो ये हमने देखा कि इससे पर्वत निर्माणकारी संचलन हो रहा है, यानी कि पर्वतों का निर्माण हो रहा है। अब जो ये पर्वतों का निर्माण हो रहा है, यानी कि क्षैतिज जो मूवमेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है प्लेटों का, उसकी वजह से। तो प्लेटों का क्या हो रहा है, प्लेट यहाँ पर प्लेट बोल लो या चट्टान बोल लो, या चट्टानों का अगर वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा था, यानी कि महादेशजनक संचलन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, महादेशजनक संचलन हो रहा है। लेकिन जब प्लेटों का हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है, उससे क्या हो रहा है, उससे पर्वत निर्माणकारी संचलन हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। अब जो ये पर्वतों का निर्माण है, ये कौन से बल के द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है संपीड़न बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण, ठीक है। तो संपीड़न बल है इसके द्वारा, मतलब कि संपीड़न बल क्या होता है, जैसे एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे कुछ दो प्लेट है, ऐसे दो प्लेट दोनों आमने सामने इस और एक दूसरे की तरफ ही आ रही थी, ये आ रही है।
अब जैसे ये आ रही थी ऐसे, ये याद रखना, दोबारा दिखाता हूँ, जैसे ये आ रही है, ये आ गई। अब इसमें क्या हुआ, एक एक टक्कर सी लगी, ठीक है। अब इसमें टक्कर लगने के कारण हुआ आपस में दोनों में, ये दोनों कॉम्प्रेस हुई, यानी कि संपीड़ित हुई। अब इनके द्वारा जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, संपीड़ित बल लगेगा, संपीड़न बल लगेगा, ये याद रखना। लेकिन अब ये मान के चलो ये पूरी प्लेट है एक, अब इन्हीं को अगर मान के चलो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे इधर ऐसे मूव कर जाती है बाहर की तरफ, समझ रहे हो, यानी कि जो दोनों प्लेट थी वो ऐसे थी, वो दोनों बाहर की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसके द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स होगा, ये तनाव मूलक बल होगा। कौन सा होगा, तनाव मूलक बल। अब इनके द्वारा क्या होता है, एक बार उनको देख लें। हमने कौन सा देखा, संपीड़न बल। सबसे पहले देखते हैं संपीड़न बल क्या है। संपीड़न बल देखा हमने, ऐसे आया था, दोनों में आपस में टक्कर हुई, उसके बाद में संपीड़न बल लगा। अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहे हैं फोल्ड, इससे फोल्ड्स का निर्माण हो रहा है, फोल्ड्स यानी कि वलन, वलन की प्रक्रिया हो रही है। अब वलन की प्रक्रिया कैसे हो रही है, मैं एक बार एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। जैसे मेरे पास में ये नोटबुक है, ये नोटबुक है हमारे पास में। अब ये नोटबुक, अब अगर नीचे से अगर कोई फोर्स लगा रहा है, दो चट्टाने आई, दोनों चट्टाने आपस में ऐसे फोर्स लगाया और ये इसको क्या कर दिया, ऐसे वलन का निर्माण कर दिया। ये कौन सा हो गया, संपीड़न बल के कारण वलन बन रहा है। और वलन यानी कि फोल्ड्स, जैसे मैं बताऊं तुम्हें, जैसे फोल्ड्स कैसे हो गए, फोल्ड्स का निर्माण ऐसे हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ये सतह पर हो रहा है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर फोल्ड्स का निर्माण हो रहा है। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। बाकी फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं वो हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेलिंग से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी फोल्ड्स कैसे पढ़ रहे हैं, फोल्ड्स कैसे दिखते हैं, ये चीज़ें देखने में आज की जो लेक्चर है। जैसे फोल्ड्स है, अब जो ये उभरा हुआ भाग है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अपनति। क्या बोलेंगे, अपनति। और जो ये धंसा हुआ भाग है, जो नीचे की ओर है, यानी कि जो अंदर की ओर है, उसको क्या बोलेंगे हम, अभिनति बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अभिनति। जो ऊपर की ओर भाग है उसको क्या बोल रहे हैं हम, अपनति। और जो नीचे की, जो अंदर की तरफ जो भाग है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, अभिनति। अब होता क्या है कि जैसे एक अपनति है कोई, ये अपनति होगी, इसी को ले लेते हैं कि इस अपनति में ही क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा अपनति और अभिनति सब कुछ आ गया एक साथ ही, एक ही अपनति में ऐसे आ गया। फिर जैसे आगे हम चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे फिर वापस ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। अब इसमें भी काफ़ी अपनति और अभिनति हो गए, ये। अब जो ये बना है, इसको क्या बोलेंगे, जो ये अपनति और काफ़ी छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलकर जिस संरचना का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ही नाम याद कर लो, वही सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्या है ना, कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जल्दी याद भी होता है, ठीक है। हर वर्ड्स की हिंदी करने बैठेंगे तो क्या होगा, हमारा सिलेबस ही ऐसा कन्फ्यूजन पैदा कर देगा कि हमें याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो ये चीज़ बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंटी क्लिनोरियम, क्लिनोरियम। क्या बोलेंगे, एंटी क्लिनोरियम। अब इसको एंटी क्लिनोरियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अपनति है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। अब मैं क्यों बोल रहा था कि कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब अपनति याद हो गया, चलो ठीक है, अपनति हो गया, बट इसके जो हिंदी, जो एंटीक्लिनोरियम है, उसकी जब हिंदी करने जाएंगे तो इससे मिलता जुलता वर्ड नहीं बनेगा वो, तो इससे मिलता जुलता इंग्लिश का जो वर्ड है एंटीक्लाइन और एंटीक्लिनोरियम, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड है, तो याद करने में आसानी होगी। और ये भी पता रहेगा कि जो एंटीक्लिनोरियम होता है वो किस पे बनेगा, अपनति पे बनेगा या अभिनति पर बनेगा। तो किस पर बनेगा, अपनति पर। अपनति को क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन बोलेंगे। अभिनति है, अभिनति को क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन, सिंक्लाइन। अब जो सिंक्लाइन पर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जब इसको एंटीक्लिनोरियम बोला हमने तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो अभिनति पर बनेगा इसको बोलेंगे सिनक्लिनोरियम, सिनक्लिनोरियम, ठीक है, सिनक्लिनोरियम, ये याद रख लेना। क्या बोलेंगे, एंटीक्लिनोरियम, सिनक्लिनोरियम, ठीक है। ये हमारा हो गया फोल्ड्स का, यानी कि जो संपीड़न बल है उसके द्वारा क्या निर्माण हो रहा है, फोल्ड्स का निर्माण हो रहा है। बाकी फोल्ड्स का जो टॉपिक है उसमें कितने प्रकार के फोल्ड्स हैं वो आज शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं रखना, तो उसको हम कल कर लेंगे अपने जो लेक्चर हैं। अभी फ़िलहाल एक बार हम तनावमूलक बल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको ओवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। अब आ जाते हैं तनावमूलक बल। तनावमूलक बल, इसमें क्या देखते हैं, जैसे एक ये प्लेट हो गई हमारी, एक प्लेट इधर हो गई,
दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब ये हुआ क्या, मान के चलो कि कोई एक प्लेट थी, अब उसमें क्या हो रहा है, कुछ बाह्य फैक्टर भी है, कुछ आंतरिक फैक्टर भी है। आंतरिक फैक्टर बोले तो जो पृथ्वी के अंदर से कुछ फैक्टर्स जो इस क्रिया को उत्पन्न करने में मदद कर रहे हैं, जैसे अंतर्जात बल एक फैक्टर हो गया, और जैसे बाह्य जनित जो बल हो गया, वो दोनों फैक्टर्स इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर, इस चट्टान को क्या कर रहे हैं, असंगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। असंगठित यानी कि इस पर क्या हो रहा है, एक चटकन पैदा हुई। क्या ये सभी चट्टानों में होता है? नहीं, ऐसी चट्टानों में होता है जो मुलायम होती है और जो असंगठित होती है, उनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये याद रखना कि जो ये चटकन वगैरह, जो ये दरार वगैरह पड़ेंगी, वो किस में, कौन सी चट्टान में होंगी, वो होंगी ऐसी चट्टानें जो असंगठित होंगी और मुलायम होंगी। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें क्रैक्स वगैरह आए, फ्रैक्चर वगैरह आए, फिर दरार वगैरह हो गई थोड़ी, यानी कि मोटी। अब इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि वो चौड़ाई क्या हुआ है, बढ़ गई। अब ये जो चौड़ाई है ये बढ़कर अब ये थोड़ा फोल्ट टाइप में बन गया, यानी कि अब इसमें गैप आ गया। ठीक है, ये इतना चौड़ाई इसकी हो गई है, इसकी चौड़ाई क्या है, बढ़ गई है, तो क्या हो गया, गैप आ गया। यही गैप मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि इनके बीच में ये क्या आ गया, इनके बीच में ये आ गया गैप। अब इनके बीच में गैप आने से ये, इसका जो संचलन है वो इधर है, इसका जो संचलन मूवमेंट है वो इधर है। ये जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, ये बल लग रहा है तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल से क्या प्रभाव होंगे, किस चीज़ का निर्माण होगा, वो अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया ना, इससे क्या होगा, फोल्ट का निर्माण होगा। फोल्ट का निर्माण, फोल्ट का निर्माण, फोल्ट बोले तो भ्रंश। जो भ्रंश का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, मुख्यतः याद रखना, मुख्यतः किसके द्वारा होता है भ्रंश का निर्माण, मुख्यतः होता है तनाव मूलक बल के कारण। बट क्या केवल तनाव मूलक बल के कारण भ्रंश का निर्माण होता है? तो मैंने पहले भी बोला था कि केवल या सभी इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो उसको हम इग्नोर करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भ्रंशन हो सकते हैं, यानी कि फोल्ट पड़ सकते हैं। ऐसा जैसे संपीड़न बल के कारण क्या भ्रंश बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अब जब हम फोल्ट के प्रकार देखेंगे, उसमें जब हम देखेंगे जो स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है वो संपीड़न बल के कारण भी फोल्ट बना है, तो वो चीज़ आगे हम देखते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ हो गई फोल्ट। तनाव मूलक बल हो गया, फोल्ट का निर्माण हो गया। अब तनाव मूलक बल के द्वारा फोल्ट हो रहा है। अब क्या फोल्ट से जब हम आगे देखेंगे कि फोल्ट से तो कटक वगैरह की संरचना बनेगी, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पर्वत का निर्माण, यानी कि पर्वतों का निर्माण क्या फोल्ट बनने से हो सकता है? तो एक बार उस चीज़ को भी देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास में चट्टान है, हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास में चट्टान है। ठीक है, डायग्राम गड्ढे आकार में बना दिया जाए तो ये ऐसे, ये मान लो कि एक तो ये भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, दो, और इसको मैं अगर यहाँ पे 3D कर दूँ तो ऐसे, ये मान लो कि ये दो भाग हो गए, 3 भाग हो गए, ए बी और सी। अब हुआ क्या कि मान लो ये चट्टान मुलायम थी, असंगठित थी, या कुछ फैक्टर्स ने इस पर प्रभाव डाला कि क्या हो गया, ये जो चट्टान है वो धस गई, और धस कर क्या हो गया, यहाँ तक आ गई, तो धसा हो गया। तो अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये सारा पार्ट, ये सारा नीचे आ गया। तो अब जो नई संरचना बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। जैसे अगर ये भाग जब धस जाएगा तो कैसी बनेगी, ये हमारी ऐसी संरचना बनेगी कि धसा हुआ भाग नीचे हो जाएगा और ये 2 उभरे हुए भाग रहेंगे। अब जो ये 2 उभरे हुए भाग है, और ये भ्रंश तल का निर्माण होगा यहाँ पर, भ्रंश तल के। अब भ्रंश तल के सारे क्या हो रहा है, कोई चट्टान नीचे धस रही है, यानी कि एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, देख रहे हो, ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। 2 उभरे हुए भाग है यहाँ पर। अब ये जो 2 उभरे हुए भाग है इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। हम बहुत पढ़ते चलते हैं कि ब्लॉक माउंटेन जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, ये हम देखते हुए चलते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसी सिचुएशन को एक बार हम दोबारा से देख लें कि जैसे ये जो हमारी चट्टान है, इसमें ये वाला जो मुलायम भाग है, ये मुलायम ना रखे, ये कठोर है, कठोर संरचना से बना, लेकिन ये मुलायम है। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों धस जाएंगे नीचे, ये दोनों नीचे धस जाएंगे, और ये ऊपर उभरा हुआ भाग रह जाएगा। एक बार हम स्ट्रक्चर देख लें कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अभी देख लेते हैं। इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे हमारे ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। जैसे इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो दोनों साइड वाले थे
वो चट्टान, वो जिस चट्टान से बने हुए थे वो चट्टान कैसी थी, असंगठित और मुलायम थी। उस जिसके कारण क्या हुआ, दोनों साइडों वाली नीचे धंस गई और जो मध्य वाला भाग था वो उभरा हुआ रहा। अब ये जो संरचना बनी, इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं होस्ट माउंटेन, HORST, होस्ट माउंटेन। होस्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन हमने पढ़ लिया कि जब बीच मध्य वाला जो हिस्सा है, यानी कि बीच वाला जो हिस्सा है वो जब धंस जाए, उसके बाद में जो साइड वाले जो एरिया है, साइड वाली जो चट्टानें हैं वो वहीं पर यथावत बनी रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। लेकिन जब साइडों की जो चट्टानें हैं वो नीचे धंस जाए और जो मध्य का भाग है वो यथावत बना रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे होस्ट माउंटेन। अब देखते हैं कि क्या होस्ट माउंटेन का कोई एग्जाम्पल है हमारी नज़र में। बिल्कुल है, एक वोसेज पर्वत है, वोसेज पर्वत, वो एक होस्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब एक बात पर ध्यान यहाँ भी देना कि क्या सभी ब्लॉक माउंटेन होस्ट माउंटेन है, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी बार ये स्टेटमेंट बन जाती है कि सभी ब्लॉक माउंटेन होस्ट माउंटेन है, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। होस्ट माउंटेन एक ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि सभी जो होस्ट माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन है, किंतु सभी ब्लॉक माउंटेन होस्ट माउंटेन नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। ये स्टेटमेंट, इस तरीके की स्टेटमेंट अगर कभी यूपीएससी में या नेट जेआरएफ में आ जाए तो इसका यूज कर लेना। बाकी जो एसएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा वोसेज माउंटेन के ऊपर, कि जो होस्ट माउंटेन है उसका उदाहरण कौन सा माउंटेन है, दे दिया गया कि ब्लैक फॉरेस्ट है, हिमालय है, अरावली है, कुछ ऐसा दे दिया गया। कौन सा है हमारा होस्ट माउंटेन का जो एग्जाम्पल है, वोसेज माउंटेन, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसी के साथ में हमारा क्या होता है, आज का जो अर्थ मूवमेंट का टॉपिक है वो लगभग समाप्त होता है। बस इसमें क्या चीज़ बचाती है, इसमें बचाती है कि फोल्ड्स के कितने प्रकार होते हैं, फोल्ड्स के कितने प्रकार होते हैं। ये छोटे से टॉपिक है, 10 मिनट फोल्ड के प्रकार बताने में लगेंगे और 5-7 मिनट लगेगी फोल्ड का। तो जो हमारा शायद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो शायद छोटा बने। अगर मैं उसमें किसी अलग टॉपिक को डाल दूंगा तो शायद उसकी लेंथ हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उतने ही बन भी जाए। तो ये चीज़ें हम अगली क्लास में डिसाइड कर लेंगे कि हमारी जो क्लास है वो कितनी लंबी रहेगी। बाकी आज की जो क्लास है वो हमारी समाप्त हो गई है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी पिछली जो क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने डाल दिए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को करने की ज़रूर ट्राई करना और उनके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। जो आपके कमेंट बॉक्स में जो आंसर आएंगे उसी से हमें पता चलेगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। अगर कमेंट में कोई क्वेश्चंस नहीं आते, यानी कि उनके जो आंसर है वो नहीं आते, तो हम ये मान के चलेंगे आपको सब कुछ आता है। हम बिना क्वेश्चन को डिटेलिंग से करवाए हम आगे निकल जाएंगे, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारी रणनीति रहेगी। अगर आप कमेंट्स करोगे, आपके अगर क्वेश्चन गलत हो गए या कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद विद्यादीप एडवर्स से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।